हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों बढ़िया हो? बच्चों पिछले पाठ में हम लोगों ने सीखा कि लोकतंत्र क्या है। उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि बच्चों लोकतंत्र क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों पिछले पाठ में हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों की सरकार। लोगों की सरकार। लोकतंत्र का मतलब बच्चों है कि जिसमें सभी देश के सभी वर्गों की सहभागिता हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो बच्चों इस अब आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे और हमारे पाठ 2 का नाम जो है बच्चों देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे देश की सुरक्षा और विदेश नीति जो है को जरूरी है हमारे लिए बच्चों, क्योंकि किसी भी देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है बच्चों और उसकी विदेश नीति भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विदेश नीति से हमारे पड़ोसी देशों से संबंध निर्धारित होते हैं बच्चों, कि पड़ोसी देश हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा वो हमारी विदेश नीति पर निर्भर करता है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पाठ को, स्वतंत्रता के बाद देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था देश की सैन्य शक्ति। बच्चों क्या? सेना को, सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाए। बच्चों अगर हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमारी सेना को मजबूत हमको करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया। अतः सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल की संख्या बढ़ाने तथा सेना की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। विश्व में हथियारों की होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के विकास के लिए मजबूर किया, जिससे परंपरागत युद्ध प्रणाली के साथ साथ युद्ध के नए तरीकों तथा सुरक्षा के प्रबंध किए गए। सेना के तीनों अंगों थल सेना, जल सेना, वायुसेना को अधिक शक्तिशाली बच्चों बनाया गया। अब बच्चों हम लोग अपने सेना के सैन्य ढांचे के बारे में जानेंगे कि हमारी सेनाओं का सैन्य ढांचा कैसा है। तो सैन्य संगठन बच्चों, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है बच्चों। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है, किंतु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व बच्चों मंत्रिमंडल पर होता है। किस पर होता है बच्चों? वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन था बच्चों? प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय इसके कार्य का संचालन करता है। सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी भी रक्षा मंत्रालय रखता है बच्चों। आपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर टेलीविजन में तीनों सेना के तीनों अंगों यथा जल सेना, थल सेना एवं वायुसेना को मार्च पास्ट करते देखा होगा। देखा ना बच्चों परेड में 26 जनवरी 15 अगस्त को हम परेड होता है ना, शक्ति प्रदर्शन, वहां पर हमारी तीनों सेनाएं परेड करती हैं। आइए अपने देश की तीनों सेनाओं को जानें। हमारी सेनाएं और सभी का मुख्यालय एक एक करके बच्चों हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि बच्चों हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारी थल सेना। तो बच्चों हमारी जो थल सेना है, थल सेना हमारी बच्चों 5 कमानों में विभाजित है। कितनी कमानें बच्चों? 5 भागों में विभाजित है। पहला विभाग कौन सा है? पश्चिमी, दूसरा पूर्वी, तीसरा दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान।
तो थल सेना कई प्रकार की सेनाएं हैं। जैसे थल सेना में बच्चों कई प्रकार की सेनाएं हैं, जैसे इन्फेंट्री, तोपखाना, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी शिक्षा कोर आदि आदि। अब बच्चों हम लोग नौसेना के बारे में जानेंगे। भारतीय नौसेना को जल सेना भी कहते हैं बच्चों। यह 3 कमानों में विभाजित है बच्चों, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। पश्चिमी कमान बच्चों गुजरात साइड हो गया, पूर्वी कमान ये आपके जो है बंगाल साइड हो गया, दक्षिणी कमान तमिलनाडु साइड हो गया बच्चों। नौसेना भारत के 2 बेड़े हैं, पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा बच्चों। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। तो वायुसेना के बारे में बच्चों देख लेते हैं। तो वायुसेना, वायुसेना में इस समय 4 कमानें हैं बच्चों, पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और रखरखाव कमान। चलिए बच्चों इसके बाद जानते हैं। थल सेना, थल सेना अध्यक्ष को बच्चों जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जनरल। नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं बच्चों। वायुसेना अध्यक्ष को चीफ मार्शल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चीफ मार्शल। थल सेना के अध्यक्ष को जनरल, नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल और वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल। इन सशस्त्र सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है। महिलाओं को भी अल्प अवधि वाले सेना कमीशन में भर्ती किया जाता है। जिन शाखाओं में महिलाओं की भर्ती की जा सकती है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। लड़ाकू जलपोत, टैंक, लड़ाकू जलपोत बच्चों यहाँ महिलाएं भर्ती हो सकती हैं, टैंक में भर्ती हो सकती हैं और लड़ाकू जहाज में भी यहाँ पर महिलाएं भर्ती हो सकती हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। थल सेना की सिग्नल्स, थल सेना की बच्चों सिग्नल्स, सेवा कोर, इंजीनियर कोर, आयुध कोर, गुप्तचर शाखा में, नौसेना की सभी शाखाओं में, वायुसेना की उड़ान, वैमानिकी, इंजीनियरिंग और शिक्षा प्रशासन, लेखा तथा मौसम विभाग में बच्चों। सेना में भर्ती होने के लिए पहले एक चयन परीक्षा बच्चों होती है, चयन परीक्षा ली जाती है। इसमें उत्तीर्ण होने पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब उनकी ट्रेनिंग होती है बच्चों। सैन्य प्रशिक्षण के लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनमें से नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग और डिफेंस कॉलेज प्रमुख हैं बच्चों। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जो है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, तो इनके बारे में थोड़ा बच्चों देखते हैं। आधुनिक युग में नए नए अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग होने लगा है। दूरगामी मिसाइलों तथा परमाणु बम के आविष्कारों से आक्रमणों का खतरा और भी बढ़ गया है। भारत ने भी परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है तथा अनेक प्रकार की मिसाइलें तैयार की हैं बच्चों। जैसे बच्चों आगे पृथ्वी मिसाइल हैं और नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल, अग्नि मिसाइल, तो इस तरह की बहुत सारी मिसाइलें भारत ने भी विकसित कर ली हैं। इनका उद्देश्य आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा करना, सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण तथा प्रक्षेपास्त्र परीक्षण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान उल्लेखनीय है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन है, वे किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, मिसाइल क्या होती है, उसका क्या कार्य है, आपके गांव एवं नगर की सुरक्षा कौन करता है। लिखिए, जिस प्रकार हम अपने गांव एवं घर को सुरक्षित रखते हैं उसी प्रकार से देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के संगठन तैयार किए गए हैं। आइए समझें सुरक्षा में सहायक अन्य संगठन। बच्चों चित्र में आप लोग बच्चों देख रहे हैं, यहाँ बच्चे लोग खड़े हैं, NCC की एक परेड चल रही है बच्चों। यहाँ पर NCC का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। चलिए बच्चों NCC के बारे में जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म बच्चों होता है नेशनल कैडेट कोर। तो सेना के उपर्युक्त 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल करता है बच्चों। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा का बल
समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तट रक्षक बल संगठन कार्य करता है बच्चों। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना, खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन जो बच्चों है प्रादेशिक सेना। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। चौथा संगठन जो है नेशनल क्रेडिट कोर है। नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है। एनसीसी का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, स्नातक उपाधि कॉलेजों, महाविद्यालयों तथा अन्य स्कूलों कॉलेजों में दिया जाता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। शांति काल में सेनाओं का तथा सहायक संगठनों की आवश्यकता उस समय भी पड़ती है जब देश में किसी प्रकार का आंतरिक संकट बढ़ जाता है। जब देश में बच्चों कोई आंतरिक संकट आता है तो उस समय भी हमें, आपदा के समय में भी हमें सेना एवं प्रादेशिक सेना की या सहायक संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों गुजरात में भूकंप आया, उस समय सेना की आवश्यकता हुई। उड़ीसा में बाढ़ आई, अंडमान निकोबार में सुनामी के समय में भी सेना ने किस प्रकार सहायता पहुंचाई, चर्चा कीजिए। नागरिकों के कर्तव्य बच्चों, हमारे सैनिक युद्ध के समय तथा अन्य अवसरों पर देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने को सदा तत्पर रहते हैं। कितने ही सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं आज भी सराही जाती हैं। अतः हम सभी लोगों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए हर प्रकार के उपाय करने चाहिए। युद्ध हमेशा नहीं होता है, किंतु उसका खतरा तो बना ही रहता है। देश की रक्षा में विघ्न डालने वाले तत्वों पर कड़ी निगाह रखने में नागरिक का सहयोग परमा आवश्यक है। बच्चों, सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा सेना दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने अपने सेना के बारे में जान लिया। अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है कि भारत की विदेश नीति, उसके बारे में बच्चे हम लोग चर्चा करेंगे। विदेश नीति के बारे में, किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। सबसे पहले वो अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव रखना चाहता है। इसके साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। दूसरी विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय विश्व 2 गुटों में बंट चुका था बच्चों। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही गुट अपनी शक्ति बढ़ाने तथा राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे। गुट निरपेक्षता बच्चों, ये शब्द इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गुट निरपेक्षता क्या है? विश्व की ऐसी परिस्थिति देखकर हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए। इसीलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। गुट निरपेक्षता का अर्थ है भारत न तो किसी गुट में शामिल होगा और न किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। पंचशील क्या सिद्धांत है बच्चों, इसके बारे में देखो जानते हैं बच्चों। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे।
इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला बच्चों क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है हमारा कि एक राज्य की सीमा एवं उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। एक दूसरे के राज्य की सीमा एवं संप्रभुता का सम्मान किया जाए। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। एक दूसरे की भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। तो इसका भी बच्चों ये मतलब हुआ कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। जहां हम एक दूसरे देश की एकता एवं संप्रभुता का सम्मान करते हैं, वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। भारत की विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से हो। हमारा संविधान भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निर्देशित करता है। इसके अतिरिक्त भारत ने सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया, जैसे दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलाया, अल्जीरिया, अंगोला और बांग्लादेश। जो अगला टॉपिक है हमारा निशस्त्रीकरण की नीति। निशस्त्रीकरण की नीति विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को कम करना की नीति का समर्थन किया। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व को विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का भी घोर विरोध किया। भारत का विचार है यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। भारत ने परमाणु परीक्षण क्यों किया, चर्चा कीजिए। भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने डॉक्टरों का एक दल भेजा एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। अब बच्चों हम लोग राष्ट्रकुल के बारे में जानेंगे। इसके बारे में बच्चों राष्ट्रकुल के बारे में भारत ने प्रायः समस्त देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान हैं। आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं। वे अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। सार्क दक्षेस 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। इसका स्थायी कार्यालय काठमांडू में। बच्चों कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिससे दक्षेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। बच्चों अब कितनी हो गई है? 8। इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर सुधारना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना है। बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये दक्षेस देश हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर सभी के चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये दक्षेस देश हैं।
ये सब मिलकर संख्या कितनी होगी बच्चों इनकी? अब 8 हो गई। कितनी हो गई? 8। ये बच्चों देखिए, ये दक्षिण देशों के जो सदस्य देश हैं उनका ये झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है उनका। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो बच्चों इस पाठ में कुछ शब्दावली भी आई हुई है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। परमाणु परीक्षण मतलब परमाणु शक्ति की जांच के लिए किए जाने वाला प्रयोग परीक्षण। निशस्त्रीकरण का मतलब बच्चा होता है विनाशकारी अस्त्रों शस्त्रों का प्रचुर मात्रा में संग्रह न करना। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम इसके प्रश्न अभ्यास को करते हैं और इसको कुछ हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बच्चों हम इसके प्रश्नोत्तरों को ध्यान से देखते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसको नोट करते जाइए बच्चों। देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति का जो प्रश्न अभ्यास करते हैं, पहला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है? देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। संगठनों। उत्तर, सेनाओं के 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल नामक संगठन करता है। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक संगठन कार्य करता है। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना तथा खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना है। यह नागरिकों का एक संगठन है। इससे देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर एनसीसी है। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्यवाही में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून व्यवस्था और आतंकवाद निरोध में निहित है। रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इनका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? बच्चों अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किस नीति का समर्थन किया? तो बच्चों इसका उत्तर बिल्कुल छोटा सा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे।
इसीलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। यह हमारी विदेश नीति के आधार हैं। यह सिद्धांत इस प्रकार है: एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं संप्रभुता का सम्मान किया जाए। बच्चों, दूसरा है एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। समानता एवं पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। तो बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारा है, कोरिया और कांगो के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की? तो बच्चों, भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है, वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने एक डॉक्टरी दल भेजा एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियों को भेजा। बच्चों, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन परीक्षा होती है। समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए तटरक्षक संगठन कार्य करता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। शस्त्रों की होड़ से युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा कि सही कथनों में जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय दिल्ली में है। तो बच्चे, सेंटेंस हमारा सही है, इसलिए आप लोग इसमें सही का चिन्ह लगा लीजिए। इसका चिन्ह लगाएंगे बच्चों, इसके सामने हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। ये लगा लिया। वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। ये भी सही है बच्चों। महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया था, ये बच्चों सेंटेंस हमारा गलत है। इस प्रकार बच्चों हमारा पार्ट 2 भी पूरा हो गया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें। ओके बच्चों, टाटा, बाय बाय।